नमस्कार, मैं हूं लुभावना शर्मा और आप देख रहे हैं इंदौरिया टाइम्स। संकल्प विकास का जब साथ हो आपका, जी हाँ, यह स्लोगन है इंदौरिया टाइम्स का। कोटपुतली क्षेत्र के विकास को लेकर के इंदौरिया टाइम्स के द्वारा अलग अलग तरीके से एक मुहिम छेड़ी हुई है। इंदौरिया टाइम्स के द्वारा जो मुहिम छेड़ी गई है उसके अंतर्गत आज हम बात करेंगे जिले की ओर अग्रसर या कि जिले की दहलीज पर जा पहुंचा कोटपुतली, नगर पालिका से क्रमोन्नत होकर नगर परिषद तक जा पहुंचा कोटपुतली। लेकिन शहरी स्तर की यदि हम बात करें तो ना यहाँ पर कोई स्थायी मुख्य बस स्टैंड है, ना यहाँ पर कोई शेल्टर बस स्टैंड है। यदि यहाँ पर ई रिक्शा संचालित भी हैं तो ई रिक्शा जिन्हें जिला परिवहन कार्यालय के द्वारा बाकायदा ई रिक्शा को उसका गाड़ी नंबर अलॉट किया गया है। आप स्वयं साक्षी हैं कितने ई रिक्शा के ऊपर आपने RJ32 EP लिखा हुआ, यानी कि RJ32 के कोड के साथ कितने ऐसे रिक्शाज हैं जिन्होंने अपने वाहन के ऊपर नंबर प्लेट लगा रखी है। एक और जहां हैवी लोडिंग वाहनों के चलते सर्विस लाइन देखो, मुख्य मार्ग देखो, आए दिन लोगों को जाम का शिकार होना पड़ता है, तो वहीं अभी ई रिक्शा की यदि हम बात करें तो आए दिन ई रिक्शा चालकों को सवारी के साथ झगड़ते हुए देखा जा सकता है। बात महज इतनी सी होती है कि जो राशि तय की जाती है उस राशि के साथ गंतव्य स्थान पर जब जाकर व्यक्ति बात करता है, पैसे देने की कोशिश करता है, तो कुछ इस तरह की डिमांड हो जाती है कि वो उसकी अपनी पॉकेट से बाहर नजर आती है। जी हाँ, कहने को कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन कोटपुतली से जयपुर जाना इतना भारी नहीं पड़ता जितना कि हाईवे से व्यक्ति को अपने शहरी गंतव्य तक पहुंचना। ये कोटपुतली RJ32 कोड के साथ जिन ई रिक्शाओं को रजिस्टर्ड किया गया है उनकी संख्या 154 है, जिनमें से 20 ई रिक्शा ऐसे हैं जो कोटपुतली से अन्यत्र के हैं, जबकि 134 ई रिक्शा कोटपुतली क्षेत्र में ही संचालित है। आम व्यक्ति का यह कहना है कि बस स्टैंड से आजाद चौक, बस स्टैंड से शक्ति विहार, बस स्टैंड से बांसुर रोड, बस स्टैंड से डाबला रोड, कैंटीन, ये कुछ ऐसे चारों तरफ के स्थान हैं, एक ऐसे रूट हैं, इस रूट पर हर एक व्यक्ति की आवाजाही बनी रहती है। हॉस्पिटल हो, कार्यालय हो या संसाधन हो, कोई मॉल हो, यानी ये वो पैराफेरी है 1.5 से 3 किलोमीटर की पैराफेरी के अंतर्गत हर एक व्यक्ति को हर रोज यानी कि हर घंटे इधर से उधर मूवमेंट करते हुए देखा जा सकता है। और इस मूवमेंट के अंतर्गत जब एक व्यक्ति को, एक बुजुर्ग को, एक सीनियर सिटीजन को, एक महिला को जब ई रिक्शा में सवार होकर जाना पड़ता है तो उसे इस दूरी को तय करने के लिए 150 से 200 रुपए पे करने पड़ते हैं। और आज जनप्रतिनिधियों का इस ओर ध्यान क्यों नहीं जा रहा है? क्यों नहीं स्थानीय प्रशासन इस बात को चिन्हित कर पा रहा है कि केवल महज जिले में कन्वर्ट कर देना कोटपुतली को पर्याप्त नहीं होगा, नगर परिषद में ग्राम पंचायतों को मिला देने से कार्य नहीं होगा। यदि आपको जिले के अंदर कन्वर्ट होना है तो जिले की व्यवस्थाएं भी शहर को देनी होंगी। एक और जहां जिले की कवायद को लेकर कोटपुतली के तमाम ऑफिसेज को हम कालूहेड़ा ले जाकर के जिला हेडक्वार्टर में कन्वर्ट होते हुए देखना चाहते हैं, तो कभी सोचा है इस बात का कि जब एक व्यक्ति हर एक कार्य के लिए, प्रशासनिक कार्यालय के लिए वहां जाएगा तो आखिर हर रोज उसे कितनी जेब कटवानी होगी, कितना भार उसकी पॉकेट पे बढ़ जाने वाला है? कौन मध्यस्थता करेगा? क्या इनकी कोई सोसाइटी है? क्या कोई सोसाइटी नहीं बनाई जानी चाहिए? आखिर आवाम क्या चाहती है ई रिक्शा को लेकर? किस तरह से लोग परेशान हैं, किस तरह से ई रिक्शा लोगों की जेबों पर डाका डालते हुए देखा जा सकता है। प्रशासन को, प्रशासन जनप्रतिनिधियों ने भी इस ओर ध्यान इसलिए नहीं दिया कि यदि वो ऐसा करेंगे तो कहीं वोटों की राजनीति उन्हें वोटों का नुकसान ना करवा दे। बहरहाल आम व्यक्ति, चाहे वो सीनियर सिटीजन है, मातृशक्ति है या कोई ऐसा व्यक्ति है जो चल पाने में सक्षम नहीं है, जिसे हर रोज एक गंतव्य स्थान पर रेगुलर जाना ही होता है, उसे आखिर कैसे बचाया जा सकता है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। कोटपुतली नगर परिषद 3 से 5 किलोमीटर की पैराफेरी में आम व्यक्ति की आवाजाही के साधनों को कैसे मेंटेन किया जाना चाहिए? कैसे एक व्यक्ति की जेब पर भार बढ़ाए बिना आवागमन को सुलभ किया जा सकता है? एक छोटे से कार्य के लिए आखिर हर एक व्यक्ति अपना वाहन लेकर सड़क पर क्यों चला आता है? यदि नगर परिषद इस ओर ध्यान दे कि वो अपने कुछ ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स इसमें मेंटेन करवाए, या कि जिला परिवहन कार्यालय स्थानीय प्रशासन की मदद से, जनप्रतिनिधियों के सहयोग से इस बात को क्यों नहीं तय कर देना चाहता है कि कोटपुतली क्षेत्र की चारों दिशाओं के रूट डिसाइड करते हुए स्थानीय जिला परिवहन कार्यालय से रजिस्टर्ड जितने भी ई रिक्शाज हैं, जिनकी संख्या 134 है, उन्हें रूट वाइज डिवाइड करके नंबर से उन्हें संचालित क्यों नहीं किया जाता है? हर एक छोटे से कार्य के लिए कोई व्यक्ति स्कूटी, मोटरसाइकिल, कार लेकर सड़क पर क्यों चला आता है, जबकि काम कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है।
केवल सामान देकर आना है, सब्जी लेकर आनी है, पेशेंट से मिलकर आना है, बस पे किसी को कोई सामान देना है। इन छोटे छोटे कार्यों के लिए जब लोग वाहनों से सड़क के ऊपर निकल कर आते हैं तो न केवल जाम की स्थिति पैदा होती है, फ्यूल खर्च होता है, पॉकेट पे भार बढ़ता है और हर एक व्यक्ति को परेशानी से जूझना होता है। कुछ लोगों ने हिम्मत की है शहर के लोगों की पीड़ा को जाहिर करने की। हमें उनकी संख्या बल पर नहीं जाना, बल्कि यह तय करना है कि बोलने वाले व्यक्ति जो बात कह रहे हैं आप उससे सहमत हैं या नहीं। यदि आप इस बात से सहमत हैं तो मैं यह नहीं कहूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं यह भी नहीं कहूंगा कि आप इसे शेयर करें। मैं ये जरूर कहूंगा कि आप मैन टू मैन, डोर टू डोर इस बात को कन्वे करें कि आखिर हमारे क्षेत्र के अंतर्गत जो सुविधाएं हमें चाहिए उसे हम लोग आपस में बैठकर कब तय करेंगे, कब हम अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप एक दूसरे के लिए सहयोगी हो सकेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि इस मुहिम के अंतर्गत शहर का प्रत्येक नागरिक इस बात को समझेगा कि आखिर शहर हमारा है, शहर की सड़कें हमारी हैं, शहर के संसाधन हमारे हैं, फिर भला हम आपस में एक दूसरे की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इसके विकास की राह को तय क्यों नहीं कर पा रहे हैं। कोटपुतली का काफ़ी विस्तार हुआ है, चाहे वो एजुकेशन क्षेत्र में हो, चाहे चिकित्सा में हो। और कोटपुतली शुरू से ही जयपुर दिल्ली के मध्य का सबसे बड़ा कस्बा है और कॉलोनियाँ भी काफ़ी विकसित हुई हैं। इसमें सभी का योगदान है और आवश्यकता के अनुसार यहाँ विकास कार्य, चाहे भाजपा सरकार रही हो चाहे कांग्रेस रही हो, एक मूलभूत सुविधाएं अपने आप में बढ़ती रहती है। आपने ई रिक्शा का मुद्दा जो उठाया है, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ इंदौरिया टाइम्स को, कि बहुत अच्छा मुद्दा है कि ई रिक्शा का रेट है वो निर्धारित होनी चाहिए। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि और टैक्सी वाले ये मिलकर एक मीटिंग में तय करें कम से कम 10 रुपये प्रति सवारी, प्रति किलोमीटर का रेट एक वाजिब है और अपनी कैपेसिटी के हिसाब से बैठाएं। छात्रों को भी, जनता को भी ये सुविधा रहेगी कि अपने को इतना किराया देना है, कहीं भी रुको, कहीं भी जाएं। उसके रूट निर्धारित मुख्य मार्गों पे, जयपुर दिल्ली हाईवे पर, आपके बांसुर रोड पे, गोपालपुरा रोड पे हाउसिंग बोर्ड है, सब जेल बिल्डिंग है, एजुकेशन हब है, वेयर हाउस है। डावला रोड पे सारा कमर्शियल संसाधन है, CSD कैंटीन आपके डावला रोड पे है। तो हर आदमी बाहर से भी आता है और यहाँ से अपने गंतव्य स्थान पर अपने गांव भी जाता है। तो ई रिक्शा एक महत्वपूर्ण सवारी लाने ले जाने के लिए संसाधन है। छोटी टैक्सियाँ भी है। इनके रेट निर्धारित का मुद्दा बहुत बढ़िया है और इसको जल्दी सोल आउट करना चाहिए, ये निर्धारित करना चाहिए प्रत्येक जनता जिससे प्रभावित न हो। जब बस अड्डे पे ये नगर पालिका कार्यालय बढ़ा उस टाइम में भी हमने ये कहा था ये छोटा स्थान है बसों का, और जो वर्कशॉप है रोडवेज डिपो की, उस वर्कशॉप को अन्य स्थान पर ट्रांसफ़र कर दिया जाए। एक बहुत बड़ा एरिया है, आप वर्कशॉप का मौका मुआयना देखना। हमने पूर्व में भी काफ़ी समय की थी, इसकी फाइलें भी चली थी। दूसरी तरफ उस टाइम में जो दूध डेयरी है डेंटल कॉलेज से पहले राजस्थान स्कूल के पास में, उस दूध डेयरी को भी बस अड्डे का रूप या रोडवेज आगार का जो वर्कशॉप है उधर ले जाने की बात थी, परंतु क्या कारण रहे ये तो रोड डिपार्टमेंट ही बता सकता है कि वहाँ स्थानांतरित क्यों नहीं हुआ। मेरे टाइम में भी चला, मनजीत सिंह जी थे, MD थे रोडवेज के, उन्होंने काफ़ी प्रयास भी किए, हमने भी मिले कि ये अच्छा होना चाहिए। दूसरी तरफ जो बसें नहीं रुकने का कारण है, बसें नहीं रुकने का कारण सर्विस लाइन है। सर्विस लाइन पर काफ़ी भीड़ भड़का होता है। जो एक्सप्रेस बसें होती है उनको जगह नहीं मिल पाती। बाहर के यात्री जो सीधे जाते हैं उनको दिक्कतें होती है, टाइम लग जाता है रूट की वजह से। इसलिए ये हाईवे पर ही
बीडीएम के पास, रेस्ट हाउस के पास, इधर अपने दीवान होटल के पास, सब्जी मंडी, बांसुर रोड के पास रुक जाते हैं, वहीं सवारी चली जाती है। यदि ऐसा है तो आसपास में जगह निश्चित हो जाए जिससे सवारी बैठ जाए, अपने खड़ी नहीं रहे। एक्सीडेंट भी होते हैं इससे, तो उनको एक जगह मिल जाए साइड में, बस शेल्टर के टाइम में बैठ जाए, बस आए बैठ गए, उतरने वाला उतर गया, ई रिक्शा के माध्यम से आए आ जाए चले जाए। ये चीज़ें हर रूट पे होनी। जिस प्रकार का विकास आज कोटपुतली में देखा जा रहा है, एक भानगढ़ के रूप में कोटपुतली तब्दील हो चुका है, तो हम इसको विकास ना कह नहीं सकते हैं। यहाँ पर बीच में एक दीवार नुमा डिवाइडर खड़ा कर दिया गया है, जिससे कि कोई आसपास में नज़र उठा के भी नहीं देख सकता, आवागमन में परेशानी है। ये शायद विकास का रास्ता नहीं। ई रिक्शा का किराया एक बहुत बड़ा चिंतनीय विषय है कोटपुतली शहर के लिए। यहाँ विशेष दूरियां नहीं होते हुए भी एक छोटी सी दूरी तय करने के लिए ई रिक्शा को 150 से 200 रुपये किराया वो फट मांग लेते हैं बिना सोचे समझे, और उसी बात पे अड़े रहते हैं कि हम इससे कम में नहीं जाएंगे। यहाँ ना तो उनके लिए कोई स्टैंड है, बस ई रिक्शा स्टैंड होना चाहिए शहर के बीचों बीच, ताकि आसानी से सुलभ हो सकें, पहली बात। दूसरी बात, उनका एक किराया निश्चित रूप से तय होना चाहिए, इतनी दूरी के लिए इतना किराया। अधिकतम किराया जो है 1 से 1.5 किलोमीटर के लिए 10 रुपये प्रति सवारी, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। विशेष तौर से विपक्षी पार्टी यथा बीजेपी और राष्ट्रीय लोकदल, इन सबको आगे आना चाहिए और एक मुहिम चला करके पत्रकारगण से मिल करके और इस मुहिम को सक्सेस करना चाहिए, सफल। इंदौरिया समाचार जगत हमेशा इस काम में अग्रणी रहा है और समय समय पे जन भावनाओं को चेताता रहता है, जनता को चेताता रहता है। इसके लिए वो हमेशा धन्यवाद का पात्र रहेगा। धन्यवाद। ई रिक्शा वाले लोगों से बात करते हैं तो सीधे मुँह बात नहीं करते हैं। किराया इनका कोई रेट क्या है, कोई फिक्स ही नहीं है सर। तो आम आदमी को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आम आदमी के लिए इससे बुरी बात क्या हो सकती है भाई साहब? 100 किलोमीटर 150 रुपये में आ रहा है वो, और 1.5 किलोमीटर का भी 150 रुपये देना पड़ रहा है। इस और किसी का ध्यान ही नहीं है भाई साहब, चाहे जनप्रतिनिधि हों, चाहे संबंधित एजेंसियां हों, इन सभी का क्या सिस्टम है समझ के बाद है। इसलिए संबंधित एजेंसियां हैं, नगर परिषद है, या जो भी आरटीओज हैं, ये सभी मिल करके और एक किराया तय करें। इससे आम आदमी की जेब पर ये भारी पड़ रहा है। आप जो कर रहे हैं समय समय पर करते रहते हैं, करना ही चाहिए। बाकी लोगों को भी इस प्रकार की मुहिम चलानी चाहिए। कोटपुतली चौराहे से अपने जितने भी ऑफिस हैं वो 1-1, 1.5 किलोमीटर दूर है, पैदल चला नहीं जा रहा है। अतः मैं सभी संबंधित अधिकारियों से ये निवेदन कर रहा हूँ कि यहाँ एक ई रिक्शे की व्यवस्था हो, और चाहे उसमें 10 किलोमीटर चले, चाहे 2 किलोमीटर चले, चाहे 100 मीटर चले, उसमें आप फिक्स कर दो 10 रुपये एक यात्री गैल हो जाए। क्योंकि एडीएम कार्यालय, तहसील कार्यालय, आरटीओ ऑफिस वृद्ध आदमी नहीं चल सकते और खुद का साधन चलाने में वो असमर्थ है। अतः मैं सभी से आज निवेदन कर रहा हूँ कि इस पर अमल करें। और यहाँ सेशन कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, और अक्सर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास में जो कुछ परिवादी आते हैं, कोर्ट में कोई काम से आते हैं, तो बस स्टैंड, मुख्य बस जो हाईवे है वहाँ से उतर के आते हैं, तो ई रिक्शा वाले उनसे वो बताते हैं हमारे पास बैठ के 100 रुपये ले लिए, 150 रुपये ले लिए, जबकि यहाँ से और कोर्ट की जो बस स्टैंड की दूरी है, कोर्ट की और बस स्टैंड के बीच में लगभग 1-1.5 किलोमीटर की दूरी है, और 100 रुपये बहुत ज़्यादा होता है, 100-150 रुपये। तो हम यही चाहते हैं कि उनकी पीड़ा को देखते हुए, आम आदमी की पीड़ा को देखते हुए ई रिक्शा का जो सिस्टम है उसको एक रूट तय करते हुए उनको अच्छी तरीके से रूट तय करके एक सिस्टम में, शेड्यूल में लेकर किराया निर्धारित करें, ताकि आमजन लूटने से बचे और आमजन को थोड़ी सहूलियत हो। मेरा इलेक्ट्रॉनिक का काम है। कोटपुतली चौराहे से कैंटीन तक आने में कस्टमर को काफ़ी दिक्कतें होती हैं, जिसमें कि ई रिक्शा वाले कहीं 100 रुपये लेते हैं, कहीं 150 रुपये लेते हैं। फिक्स हो जाएगा किलोमीटर के हिसाब से उनका पेमेंट, 10 रुपये जो भी है। क्या ई रिक्शा वालों को किसी बड़े नुकसान का सामना करना पड़ेगा? नहीं, उनको और भी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा उसमें, क्योंकि 5 सवारी की सीट होती हैं, तो पर हो गए तो 50 रुपये हो गए, 10 किलोमीटर चलेंगे तो 150 रुपये, कोई नुकसान नहीं। आपके शोरूम के साथ CSD कैंटीन भी है, काफ़ी रश रहता है यहाँ पर, नेचुरली लोगों की आवाजाही काफ़ी है। हाँ। तो मेन चौराहे से और CSD कैंटीन की दूरी कितनी है? लमसम 1.5 से 2 किलोमीटर होगा, और उसके लिए उन्हें 100-150 रुपये देना पड़ता है। जी बिल्कुल करेगा। आपने सुना शहरी नागरिक क्या कह रहा है, एक व्यापारी क्या कह रहा है, एक अधिवक्ता क्या कह रहा है, एक समाजसेवी क्या कह रहा है, इन जनरल एक आम आदमी की क्या सोच है।
अब आपको शहर की पूरी समीक्षात्मक रिपोर्ट के लिए ले चलते हैं वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट बजरंगलाल शर्मा के पास। आखिर वो अपनी क्या राय रखते हैं, क्या वाकई में विधि सम्मत कोटपुतली क्षेत्र के अंतर्गत ई रिक्शाज का किराया निर्धारित किया जाना चाहिए, रूट फिक्स किए जाने चाहिए, जनप्रतिनिधियों को, प्रशासनिक अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी का ईमानदारी से निर्वहन किया जाना चाहिए। इन तमाम बातों से पर्दा उठाने के लिए आपको लिए चलते हैं वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट बजरंगलाल शर्मा के पास। सबसे पहले तो मैं आपको इस बात के लिए बधाई देता हूँ डॉक्टर राकेश जी को कि उन्होंने एक कोटपुतली की एक बहुत बड़ी समस्या जिसमें आम जन इस बात से पीड़ित है, इसको अपने चैनल के द्वारा उठाने जा रहे हैं। सबसे पहले निश्चित सही बात है कि हम कोटपुतली जिला की दहलीज पे बैठे हुए हैं, जिला बनने के लिए तैयार है, परंतु ये जो ई रिक्शा वाला चल रहा है, हमारा सिस्टम जो चल रहा है इस समय, वो बिल्कुल ही एक तरीके से, चाहे वो ट्रांसपोर्ट विभाग हो या नगर परिषद का विभाग हो, एक तरफ से अनदेखा कर रहा है और लोगों को इस महंगाई की दौड़ में, जबकि महंगाई आसमान छू रही है, इसमें भी ई रिक्शा भी उसका रिकॉर्ड तोड़ रहा है। ये सही आपने फरमाया है कि जयपुर का किराया सस्ता है, परंतु कोटपुतली में अगर हम राष्ट्रीय राजमार्ग से अगर इस कोर्ट में भी आते हैं, थाने में आते हैं या तहसील में जाते हैं, तो उसका किराया जयपुर तक का किराया बढ़ जाता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। इसके लिए मेरा ये सुझाव है कि बहुत आप कि क्या तो जो ट्रांसपोर्ट विभाग है, जितने भी ई रिक्शा चल रहे हैं, ई रिक्शा के लिए पहला तो ये रूट मैप करें कि कहाँ किस रूट से द्वारा कितना किराया इनको तय होना चाहिए जो रूल्स के मुताबिक नियमानुसार, या फिर एक सबसे बड़ा जो साधन है वो ये तय करें कि इनके जितने भी ई रिक्शा वाले हैं इनको वो ट्रांसपोर्ट विभाग मीटर अवेलेबल कराएं और मीटर के हिसाब से जो रेट है राज्य सरकार के द्वारा नियमों के अनुसार जो तय की गई है, उस रेट के मुताबिक इन सभी को कंपल्सरी करें कि ये अपना मीटर लगाएं, मीटर आवश्यक करें, और साथ अगर मीटर लगाने में देरी हो उससे पहले रूट तय करके एक किराया फिक्स करें। और जो भी रूल्स में राजस्थान सरकार के रूल्स बने हुए हैं उसके लिए बाकायदा ट्रांसपोर्ट विभाग में कि अगर हाईवे से बैठता है और वो कोर्ट में आता है तो आपका, मैं समझता हूँ जैसा कि आपने फरमाया कि पूरा कोटपुतली ये 3 किलोमीटर तक के क्षेत्र में आ रहा है और आगे बढ़ने जा रहा है, कॉलोनियाँ बहुत दूर दूर तक बन चुकी हैं और कालूड़ा तक अगर हमारे प्रशासन जाता है तो बनेगा। तो वो सारा रूट मैप तैयार करके इनको किराया, जब तक ये मीटर का सिस्टम लागू नहीं हो, क्योंकि वो तो फेयर होगा, आपका मिनिमम तय हो जाएगा कि आप बैठेंगे जितना रुपया तो आपका लग गया, उसके बाद आप मीटर के हिसाब से तय हो जाएगा। तो वो एक बहुत आसान रहेगा। और अगर ये जब तक है इनको रूट तय करने के बाद किराया फिक्स करना चाहिए, और इसके लिए जो हमारा ट्रांसपोर्ट विभाग है, DTO महोदय हैं, नगर परिषद है, इन सारा उपखंड अधिकारी ADM साहब बैठते हैं, ये पूरे प्रशासन की सोच होनी चाहिए थी कि लगातार आज कोटपुतली में आम नागरिक, आम गरीब आदमी को आवश्यकता है इस वाहनों की, ई रिक्शा की, दूरी के हिसाब से बीमार व्यक्ति को, उनके लिए आज उनकी जेब कट रही है और महंगाई के दौर में लोग मारे जा रहे हैं। इसके लिए मैं निश्चित रूप से इन प्रशासन को, इन सबको आपकी आवाज़ जो आपके चैनल के द्वारा ये सुनेंगे और सुनकर इसका निराकरण करेंगे। इंदौरिया टाइम्स का तो बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, मैं आपके लगातार सुनता रहता हूँ और आप समय समय के ऊपर कोटपुतली की समस्याओं को बार बार उठाते रहे हैं और आज भी आप अपनी इस समस्या को उठाया है। मैं समझता हूं कि आपकी आवाज़ इस कोटपुतली के प्रशासन लोग सुनेंगे और इस पर बहुत जल्दी कार्रवाई करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। और जब आपकी आवाज़ उठती है, आज की तारीख में जब मीडिया की आवाज़ उठती है और आप जैसा जो आपका मीडिया है वो आवाज़ उठाता है, तो निश्चित ही प्रशासन इस पर ध्यान देगा और इसके ऊपर इसका जनता, आम जनता को इसकी सहायता मिलेगी, उनकी जेब कटने से बचेगी और ये कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। इसके लिए आपका मैं बहुत ही साधुवाद प्रकट करता हूँ, बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। अगर मान लो जनता के साथ में ई रिक्शा वाले ज़्यादा किराए ले रहे हैं तो ये गलत बात है, इसकी रेट निर्धारित होनी चाहिए। और इस संबंध में मैंने माननीय SDM साहब को लिखित में दे दिया और DTO साहब से मेरी बात हो गई है। DTO साहब ने भी ये मेरे को आश्वासन दिया है कि मैं शीघ्र इस पर कार्रवाई करूँगा। कि जनता से जुड़ा हुआ मामला है, जनता के साथ में मान लो ये मनमाना किराया लेते हैं तो जनता कहाँ मेहन करेगी। तो यहाँ के नेताओं को ये मुद्दा उठाना चाहिए, लेकिन मेरी तो सोच ये है कि मैं तो देखो BJP वालों को भी कहना चाहूँगा कि वो धरातल पर इन मुद्दों को तो उठाते ही नहीं है। और मैं जनता की कोटपुतली के विकास में हमेशा ही तत्पर रहा हूँ, छात्र राजनीति से। तो मैंने तो इसको अवगत कराया है और इसके रेट निर्धारित होगी, इसके खिलाफ में, इनके खिलाफ में कार्रवाई करेगा प्रशासन। ये नहीं करेंगे तो हम जयपुर से डिपार्टमेंट के जो मंत्री जी हैं, कलेक्टर साहब हैं
उनको मुख्यमंत्री जी को अवगत कराएंगे कि जब नगर परिषद बन गई और हमारे कांग्रेस का ही बोर्ड है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, और नगर परिषद के चेयरमैन को इस मामले को तो गंभीरता से लेना चाहिए, और यहाँ के विधायक और मंत्री महोदय जी को भी इस मामले में इंटरेस्ट लेना चाहिए। लेकिन ये मामला इनकी लापरवाही रही क्या रही, लेकिन मेरी तो नॉलेज में आते ही मैंने इसको तुरंत ही प्रशासन को अवगत कराया। कांग्रेस का बोर्ड है, यहाँ विधायक मंत्री जी कांग्रेस के हैं, राजस्थान में सरकार कांग्रेस की है, तो इनको रुचि लेकर इस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। हमेशा ही इंदौरिया टाइम्स के संपादक जी ने ये जनता हित में मुद्दे उठाए हैं, तो इसके लिए तो मैं आपका आभार भी व्यक्त करूंगा कि आप कोई भी मामला हो जनता में, चाहे कोई अधिकारी के खिलाफ हो चाहे प्रतिनिधि के खिलाफ हो, आप इस आवाज़ को उठाते हो। बात ई रिक्शा की हो और ई रिक्शा यूनियन को शामिल ना किया जाए, ई रिक्शा संचालकों को ना सुना जाए, उन्हें मौका ना दिया जाए तो बड़ा बेमाना होगा। आपको जीरो ग्राउंड रिपोर्ट के लिए हम आपको अनाधिकृत ई रिक्शा बस स्टैंड पर लिए चलते हैं, जो कि अभी ज्योतिबा फूले की जो प्रतिमा लगी हुई है, मूर्ति जो लगी हुई है, उसके पास ये लोग डेरा डाले हुए हैं। क्या कुछ कहना है ई रिक्शा समिति के अध्यक्ष का? आखिर इस ई रिक्शा संचालक किस तरीके से किन परेशानियों से जूझ रहे हैं? उनके यदि ई रिक्शा के ऊपर नंबर नहीं है तो क्यों नहीं है? आखिर किन परेशानियों को उन्हें सामना करना पड़ता है? ई रिक्शा के दर्द की कहानी ई रिक्शा संचालकों की जुबान। खरीदे हुए, हाँ, तो इसके नंबर प्लेट दे रहे हैं, नहीं आरसी दे रहे हैं, कोई कागज नहीं दे रहे हैं। कौन नहीं दे रहा है? ये अपने पुतलीगढ़ के ऊपर ये कोई नागर चौधरी के पवन कुमार शर्मा है साहब। ये क्या कह रहे हैं? मना क्यों कर रहे हैं? ये बोल रहे हैं लाएंगे लाएंगे लाएंगे, पता नहीं साहब क्यों दे रहे हैं। और आपका यदि बिना नंबर के चालान हो गया तो? चालान हो गया तो सर भुगतेंगे, वो क्या करें बताओ? कौन भुगतेगा? कंपनी वाले भुगतेंगे। नहीं, कंपनी नहीं भुगतेंगे, आप चला रहे हो, लाइसेंस है आपके पास? लाइसेंस है लेकिन ई रिक्शा के नंबर नहीं है। ई रिक्शा के कागज कुछ भी नहीं दे रहे साहब वो। करण सिंह जी, आप कोटपुतली ई रिक्शा ऑटो रिक्शा यूनियन के अध्यक्ष हैं? हाँ जी। है ना? हाँ। आपके ई रिक्शा के ऊपर, बहुत से ई रिक्शाओं के ऊपर नंबर प्लेट नहीं है। हाँ जी। बहुत सौ के पास लाइसेंस भी नहीं है। हाँ नहीं। इन सब की वजह क्या मानते हो? ये साहब ये तो क्या तो कंपनी वाले इनको नंबर नहीं दे रहे। इन्होंने खूब पैसे ले लेते कंपनी वाले, इनको बोल देते हैं आपको नंबर प्लेट भी देंगे, सब कुछ देंगे, सारा वो करके देंगे, ऑन रोड पे आपको सब कुछ कर देंगे, और फिर बाद में इनको मना कर देते हैं। और कानून इनका चालान हो जाए तो कौन भुगतेगा? कोटपुतली से जयपुर का किराया 120 रुपये है, जबकि चौराहे से जब आसपास में शहर में जाते हैं तो कोई 150 कोई 200 रुपये की वसूली करता है। अब मैं खुद बैठा के लाया हूँ, बड़ा बात से 3 सवारी बैठा के लाया हूँ, तीनों से 10 रुपये लिए। अब मेरे को फ़ोन करके बुलाया था, मैं काशीपुरम में गया था, फ़ोन करके मेरे को काशीपुरम में बुलाया था, मैं उनसे 50 रुपये लिए ICICI बैंक के पास छोड़ने के। मतलब आप इसके लिए सहमत हो, यदि कोटपुतली के 3 किलोमीटर के एरिया में 10 रुपये किलोमीटर के हिसाब से कम 30 रुपये एक सवारी का निर्धारित कर दिया जाए तो आप सब तैयार हो? हम तैयार हैं सर, बिल्कुल तैयार हैं।
यदि 5 सीट है, एक आदमी 30 रुपए देगा तो 150 रुपए मिलेंगे आपको। रूट पे आप लोग चलने को तैयार हो? बिल्कुल तैयार है। यदि प्रशासन आपको बुलाता है तो आपकी सहमति है? बिल्कुल सारी सहमति है सर। तो हमारे यहाँ कोटपुतली में कोई नेता या बड़ा आदमी आता है तो हमारे साथ जानवरों से जैसा व्यवहार किया जाता है, नगर पालिका वाले लठ लेके हमारे ऊपर बर्ताव करते हैं। इसलिए हमारे को निर्धारित स्टैंड दिया जाए या हमारे को इस सारी जगह दी जाए जिससे हम हमारा जीवन यापन कर सके। और मेरा नाम प्रदीप योगी है और गांव खेड़ा का रहने वाला हूं और तहसील कोटपुतली में यहाँ रिक्शा चलाता हूं। मैं प्रकाश वाल्मीकि कोटपुतली। मेरी एक ये जो भी हम ई रिक्शा लेके आते हैं कंपनी से हैं, तो कंपनी वाले क्या है कि जिस टाइम में हम ई रिक्शा खरीदते हैं उस टाइम में तो हमारे साथ में ऐसा होता है कि भाई आपको नंबर प्लेट भी देंगे, सब चीज़ देंगे, लेकिन कुछ दुर्घटना हो जाती है, वहाँ पे हमें जूझना पड़ता है। अभी 4-5 दिन पहले की बात है, एक गाड़ी से एक छोटी सी दुर्घटना हो गई थी अरसोरा के अंदर और वो गाड़ी वहाँ पे जब्त हो गई। वो रिक्शा वाले के पास में, चलाने वाले के पास में, उसके पास में नहीं तो कोई कागज़ नहीं कोई प्रूफ था उसके पास में। उसकी गरीब आदमी की गाड़ी वहाँ पर बंद हो गई। वो पता नहीं जैसे तैसे करके किसी के सामने हाथ गिरती जोड़ करके उस गाड़ी को लेकर आया। कंपनी वाले को सूचना दी तो कंपनी वाले ने हाथ झड़का दिए उसको डॉक्यूमेंट देने के लिए और वहाँ पे पहुँचा भी नहीं। अब आगे हमारी ये कोई भी ई रिक्शा कंपनी हो, हम उससे आपके चैनल के माध्यम से हम उनको ये गुजारिश करना चाहते हैं कि आगे अगर आप कोई भी ई रिक्शा दें तो उसको तुरंत आप RTO से आप अपने थ्रू अगर संपर्क करते हैं तो वो अच्छी बात है और उनको गाड़ी के डॉक्यूमेंट पूरे दिए जाएँ ताकि हमें रोड के ऊपर चलाने में कोई व्यवस्था नहीं हो। ऐसी कोई छोटी मोटी कोई घटना हो जाए तो हम प्रशासन को अपना डॉक्यूमेंट दिखा सकें, गाड़ी का प्रूफ दिखा सकें कि हमारे गाड़ी। क्या आप लोगों को लिखित में यहाँ ई रिक्शा यूनियन के सभी लोगों को मिलकर स्थानीय जिला परिवहन अधिकारी को इसकी जानकारी नहीं देनी चाहिए? बिल्कुल देनी चाहिए सर। यदि आप जानकारी देते हैं तो वो आपको जब नंबर अलॉट कर सकते हैं तो कंपनी पे भी दबाव बना सकते हैं, आपको कागज़ साथ के साथ मिलने चाहिए। लेकिन कल यदि कोई कैजुअलिटी होती है, कोई महिला आपके रिक्शे में बैठी है, कहीं कोई बात होती है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार? बिल्कुल हम जिम्मेदार हैं सर। जिम्मेदार है ना? तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप परिवहन विभाग से मिलेंगे और इसकी कार्रवाई करवाएंगे। एक सर, मैं जो भी भाई हमारा जो भी मजदूर भाई जो ई रिक्शा ले तो वो अपने गाड़ी के प्रूफ पहले गाड़ी के कागज़ ले। अन्यथा मैं प्रशासन से भी गुजारिश करता हूँ, अगर कोई हमारा भाई अगर ऐसे गाड़ी चलाता है बिगर नंबरों की गाड़ी, पता नहीं वो काका है काका नहीं है, अगर उसकी गाड़ी के ऊपर कोई नंबर प्लेट वगैरह नहीं हो तो उसकी गाड़ी जब्त की जाए। ये एक मैं प्रकाश वाल्मीकि ये मैं खुद कहता हूँ इस बात को कि भाई प्रशासन के अनुरूप नहीं जाना चाहिए। प्रकाश जी, एक चीज़ और बताओगे, जो किराए को लेकर के कोटपुतली की पब्लिक बार बार बोल रही है कि ज़्यादा वसूली की जाती है, आपको लगता है कि कोटपुतली के 3 किलोमीटर के दायरे में यदि मिनिमम किराया कितना होना चाहिए? सर देखिए, सिटी के अंदर आप कहीं पर भी जाइए, मात्र 50 रुपये से ज़्यादा कोई किराया नहीं है। जिसमें 4 सवारी हो, 5 सवारी हो, उसका भी 50 रुपये लिया जाता है, 2 सवारी हो उसका भी 50 रुपये लिया जाता है, और अगर 1 सवारी हो तो उसका भी 50 रुपये ही लिया जाता है। ये कितने किलोमीटर के एरिया की बात कर रहे हैं? यहाँ से चले जाइए सर आप पुतलीगढ़ चले जाइए, यहाँ से संजीवनी हॉस्पिटल चले जाइए, यहाँ से सर आप गंगा कॉलोनी चले जाइए, हंस कॉलेज चले जाइए सर आप, गढ़ कॉलोनी शक्ति विहार, यहाँ का 50 रुपये रेट है ई रिक्शा वालों का। ऐसा कुछ यहाँ पे हम सभी यूनियन के हमारे अध्यक्ष करण सिंह सैनी जी खड़े हैं, यहाँ पे 50 रुपये से ज़्यादा कोई किराया नहीं है यहाँ पे। हाँ, और एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ, रात को हमारे यहाँ पे हम 3-4 ऑटो रिक्शा वाले रहते हैं, हमें प्रशासन यहाँ पे परेशान करता है, जबकि हमने हमारी ID हमारा लाइसेंस वगैरह दिखा रखा है कि सर हम रात को यहाँ पे सर्विस देते हैं। रात को कस्टमर परेशान होता है, जयपुर से आने वाले यात्री और दिल्ली से आने वाले यात्री इतना परेशान होते हैं, उनको साधन नहीं मिलता है। रात को ऑटो रिक्शा वो रात को अपने पर्सनल साधन को मंगवाते हैं। हम ये चाहते हैं प्रशासन से कि हमारे यहाँ पे जो भी रात को जो ऑटो रिक्शा चले वो हम प्रशासन को अपना डॉक्यूमेंट देंगे और हम नाइट सर्विस में हम चलाते हैं, हम हमारे कागज उपलब्ध करा देंगे। प्रकाश जी, आपने कहा कोटपुतली के करीब 1.5 किलोमीटर में आपके जो रेट है वो 50 रुपये से ज़्यादा नहीं है। हाँ, लेकिन 50 रुपये से ज़्यादा यदि कोई व्यक्ति वसूल करता है तो आपको लगता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? जी सर, हमें सूचना दे, हम उसका वो कर लेंगे, नंबर लेंगे। और बाबूजी, चलिए अब आपको हम मिलवाते हैं जिला परिवहन अधिकारी सुनील सैनी से, जो बताएंगे कि आखिर ई रिक्शा या ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए तमाम संसाधनों पर कौन सी रूलिंग लागू होती है और कौन सी रूलिंग लागू नहीं होती। समस्या है तो समाधान भी अवश्य होता है। विकास के दौर में बात करें तो क्या शिक्षा, क्या स्वास्थ्य, क्या सड़क, यहाँ तक कि परिवहन की भी बेहतर सुविधाएं देखने को मिलती हैं। लेकिन हाल ही में ज़िले के साथ साथ जैसे कि ज़िले हेडक्वार्टर को पनियाला मोड़ की साइड में ले जाने की बात हो रही है, उसको लेकर के आम जन में पहले ही काफ़ी परेशानी है
कि भाई वहाँ हर रोज़ आदमी को जाना पड़ेगा तो उसका ट्रांसपोर्ट महंगा होने वाला है। और बात यदि ई रिक्शा की जाए तो 1 से 1.5 किलोमीटर में भी उनके द्वारा जो चार्ज किया जाता है वो लगभग कोटपुतली से जयपुर की दूरी से भी भारी पड़ता है। 2 तरह के परमिट होते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट कैरेज का परमिट होता है, एक स्टेज कैरेज का परमिट होता है। अगर स्टेज कैरेज का परमिट वाली गाड़ी क्या है, निर्धारित रूट पे संचालित होती है, तो उनका क्या है, किराया फिक्स होता है। वो जाते वक्त भी ले जाती हैं सवारियों को, आते वक्त भी ले जाती हैं। और कॉन्ट्रैक्ट कैरेज के परमिट में 2 मतलब ई रिक्शा और पैसेंजर के बीच में समझौता होता है, आपस में तय कर लेते हैं, उसको वो लेके जाता है, उसको छोड़ के आता है। जी, ई रिक्शा में भी कोई कैटेगरी बनाई है आपने? ई रिक्शा EP नंबर से रजिस्टर्ड होता है। इसको सीरीज दी हुई है EP के नाम से, जैसे PA के नाम से ऑटो रिक्शा को दी हुई है, ऐसे ही E इलेक्ट्रिक और P पैसेंजर EP के नाम से दिया हुआ। दूसरी चीज़ एक ये देखी जा रही है कि सर आए दिन जो घटनाएं होती हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, उसकी एक बड़ी वजह वो व्हीकल्स बन जाते हैं जो कि आपके डिपार्टमेंट से रजिस्टर्ड नहीं होते, यानी कि जिन्हें कोई नंबर अलॉट नहीं किया गया है। किसी ने मोटरसाइकिल कोई 4 व्हील बना लिया है, किसी ने 3 व्हीलर बना लिया है, और एक जुगाड़ बना करके वो लोग जो चला करते हैं, उसको लेकर विभाग कोई कार्रवाई करने जा रहा है। ऐसे वाहनों के खिलाफ निरंतर कार्रवाई होती रहती है। फिर भी अगर यदि ऐसी जानकारी में आया है तो इनके खिलाफ संघन अभियान चलाकर इनके खिलाफ कार्रवाई करके इनको सीज किया जाएगा और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ई रिक्शा को जब नंबर अलॉट किए गए हैं तो ज़्यादातर देखने में ये आया है कि उन लोगों ने अपने व्हीकल पे कोई नंबर डिस्प्ले नहीं किया है, इसको कैसे लेंगे आप? वैसे नंबर उनको डिस्प्ले करना चाहिए, अगर यदि उन्होंने नहीं किया है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करके और चालान होता है। क्या प्रत्येक ई रिक्शा चालक के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है? बिल्कुल, चालक के पास लाइसेंस होना जरूरी है। आजकल क्या है, ट्रैफिक इतना हो गया है कि सबको अभी सुरक्षित रहने की जरूरत है। इवन पैदल चल रहा है आदमी, उसको भी उतनी ही जागरूक होकर चलना है जितना कि रोड पे व्हीकल चलाने वाला है, क्योंकि दोनों की बराबर भागीदारीता है। और मैं तो यही कहूँगा, अगर यदि सुरक्षित चल रहे हो तो जीवन है, अनमोल है, उसको बचा के रखना। जिला परिवहन अधिकारी सुनील सैनी ने तमाम उन सवालों का जवाब देते हुए बताया कि समस्याओं का समाधान एक्चुअल में पब्लिक के स्वयं के पास होता है। वो यदि चाहे तो आपस में बैठकर सामंजस्यपूर्ण तरीके से समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। आवश्यकता अनुसार प्रशासन, जनप्रतिनिधि यदि उसमें इन्वॉल्व होते हैं तो समस्या स्थायी रूप से समाप्त हो सकती है। देखना यह है कि हम किस तरह से जिले की ओर अग्रसर कोटपुतली को जिले की बेहतर व्यवस्थाओं में यदि हम कन्वर्ट होते हुए देखना चाहते हैं तो हमारी अपनी व्यक्तिगत भूमिका क्या होती है।